students, today we are going to discuss some numericals in the electrochemistry. Before this we have been taken the various numericals on the Color's law. See, we are taking some of the numericals that is in the textbook जो solved numericals है, and at the same time we are taking the another that is some unsolved numericals. Okay, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है. This is very simple. Any numerical when we are discuss, see the main point is that वो न्यूमेरिकल का डाटा क्या है, वो न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू क्या दी गई है, और उसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है. अगर आपका फॉर्मूला सही होता है तो आपका सब्स्टिट्यूशन भी सही होगा. अगर आपका सब्स्टिट्यूशन सही होगा इसका मतलब आपका आंसर भी सही आएगा. ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं. यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे. सही, न्यूमेरिकल्स आपको दिया है. एस्टिमेट द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 minutes. The molar mass of the copper is 63.5 ग्राम पर मोल. यानी इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है. आपको क्या दिया गया है, मोलर मास ऑफ द कॉपर दैट इज 63.5 ग्राम. ये हमने लिखा मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम पर मोल. बिल्कुल. उसके बाद में क्या दिया है, एस्टिमेट द मास ऑफ द कॉपर मेटल. आपको कॉपर मेटल का मास एस्टिमेट करना है, मास आपको निकालना है. ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द 5 एम्पियर करंट, यानी करंट कितना पास हो रहा है, 5 एम्पियर, थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट, फॉर 100 मिनट्स. यानी टाइम भी दिया है. चलो हम लोग टाइम लिखते हैं 100 मिनट्स, करंट लिखते हैं 5 एम्पियर. 100 मिनट्स अगर होता है तो मुझे एमके सिस्टम के मुताबिक, एसआई सिस्टम के मुताबिक उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है. सो मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 6000 सेकंड. क्लियर. सो दिस इज द वेरी सिंपल डाटा. जो भी हम लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है उसका डाटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया. अब इसमें फॉर्मूलेस कौन से यूज करना है, क्यों तो हमको पता है कि क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द क्यू दैट इज इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एफ, जिसको हम लोग 9655500 कूलम पर मोल बोलते हैं. बराबर. देन मोल रेशो क्या होता है, मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन, जैसे कि हम लोगों ने देखा है, फिर भी यहाँ पे भी देखेंगे. सो ऑल दीज आर द फॉर्मूलेज दैट इज टू बी यूज्ड ओवर हियर. तभी कैलकुलेशन में क्या होगा, देखिए. फ्रॉम पहला फॉर्मूला, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड बाय द आई इंटू टी. आई कितना है, 5 एम्पियर. टी कितना लिया हम लोगों ने, 6000 सेकंड. सो देयरफॉर वॉट एवर द चार्ज इज देयर दैट इज इक्वल टू 30 यानी 30,000 कूलम हो गया. बराबर है, ये कैलकुलेशन है. अब उसके बाद में वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ द क्यू, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द सेकंड फॉर्मूला, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास निकालना है. सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास का मतलब क्या होगा, Q बाय एफ. सो Q का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 30,000 कूलम निकाला, डिवाइडेड बाय 96500. इसका कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 0.3108 मोल्स पर इलेक्ट्रॉन हो गया. यानी हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड कितना होता है, इतना। करेक्ट। अब उसके बाद में देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं रिएक्शंस के लिए। अब हाफ रिएक्शन किसकी है भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है, यानी यहाँ पे हाफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉपर, यानी कॉपर आयन से कॉपर का फॉर्मेशन होगा, यानी इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। So the reaction is Cu2 positive when it gains the 2 electron that will be converted into Cu. Clear? इसका मतलब ही होगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं मोल रेशियो अगर निकालता हूं तो इट इज द मोल ऑफ कॉपर टू द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेशियो हो गया, ये मोल का रेशियो है। सो मोल्स ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर के कितने मोल फॉर्म हो गए, 1 कॉपर, यानी यहाँ पे 1 लिखा, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 मोल्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हो गया 1/2। सो योर वैल्यूज दैट कम्स 0.5। क्लियर, समझ में आ रही है? आपकी वैल्यू निकल गई, यानी मोल रेशियो निकल गया 0.5। अब इसके बाद में अगर ये होता है तो हमको क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर। लेकिन मास के पहले हम लोगों को कॉपर के मोल निकालना पड़ेगा। सो मोल्स ऑफ द कॉपर प्रोड्यूस दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड हमने एक्चुअली पहले निकाल के रखा है, देखिए वैल्यू 0.3108 मोल। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड मल्टीप्लाइड बाय मोल रेशियो कितना निकाला, 0.5। सो दिस वैल्यू दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर एंड देन वी गेट द फाइनल आंसर दिस वन, यानी ये हो गए कॉपर के मोल। बराबर है। अब मुझे कॉपर का मास निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है, मोल्स ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ द कॉपर। ये देखिए, मोल्स ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर। मोलर मास कितना दिया है कॉपर का, 63.5 दिया गया है आपके इसमें। सो मोल्स ऑफ कॉपर 0.1554 multiplied by 63.5. Therefore, this value that comes, this is the mass of the copper that is to be produced. Clear? समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोगों को न्यूमेरिकल्स जुड़ाना है। ये पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन एक बार आपको फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें अगर समझ में आती है देन इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आ रही है? सो हियर सेकंड एग्जांपल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.414 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट कितना पास हो रहा है, 3 एम्पियर। सो आई राइट हियर करंट 3 एम्पियर। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस दिस मच ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी मास ऑफ सिल्वर दिया है कितना, 2.415। सो देयरफॉर मास ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू दिस मच। ओके, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। वेयर द मोलर मास ऑफ द सिल्वर इज गिवन 107.9, तो मोलर मास हम लोगों ने यहां पे लिखा, यानी मोलर मास लिख लिया, करंट लिख लिया और ये मास ऑफ सिल्वर लिख लिया। फिर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को कौन से फॉर्मूले यूज करना है। पहले तो हम लोग मोल्स ऑफ सिल्वर निकालेंगे, क्यों तो सिल्वर का मास दिया है और उसका मोलर मास दिया है। सो मास ऑफ द सिल्वर डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास दैट विल गिव द नंबर ऑफ सिल्वर मोल्स, यानी 2.415 डिवाइडेड बाय 107.9 इज इक्वल्स टू 0. ये जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है, आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। करेक्ट, यानी आपका नंबर ऑफ मोल्स मिल गए सिल्वर के 0.02238 मोल्स। फिर मुझे पता है कि रिएक्शन किसकी हो रही है भाई, सिल्वर मेटल, यानी मुझे सिल्वर मेटल अगर मिलता है इसका मतलब होगा कि सिल्वर की इसमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिस्पॉन्सिबल है? क्यों तो ये जो हाफ रिएक्शन है यहाँ पे सिल्वर दैट कैरीज द वन इलेक्ट्रॉन दैट गेन्स द सिल्वर दैट कैरीज द वन पॉजिटिव चार्ज एंड दैट गेन्स द वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब सिल्वर पॉजिटिव आयन लेगा तब सिल्वर मेटल बनेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1, बराबर है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। क्लियर होगा कि नहीं? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। तो मोलर रेशो क्या बोलता है भाई? मोल्स ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर के कितने मोल फॉर्म हो गए? 1 मोल ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये होगा आपका मोल रेशो। अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कितने पास होते हैं वो निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? मोल्स ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय द मोल रेशो, बराबर है। क्यों तो हमको पता है कि मोल्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू मोल रेशो मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड। यानी अगर मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मोल्स ऑफ सिल्वर हम लोगों ने निकाला कितना है? 0.02238 डिवाइडेड बाय मोल रेशो कितना है? 1। सो देयरफॉर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास कितने होंगे? 0.02238। करेक्ट। फिर बाद में हम लोग आएंगे, अगर मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास मिल गया, यानी वैल्यू कौन सी मिल गई? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास अगर मुझे मिल गया तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इक्वल्स टू Q अपॉन 96500। अगर ये फॉर्मूला में अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहता हूं चार्ज, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड क्या होगा? 96500 होगा कि नहीं? So simply I have been substituted the value here, that we get the value of Q 2159.67 कूलम, यानी चार्ज मिल गया। अब अगर चार्ज अगर मिलता है तो मुझे टाइम भी निकालना है, क्यों तो हमारा प्रॉब्लम ये है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम निकालना है, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड तो हम लोगों ने निकाल लिया, बराबर है कि नहीं? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब टाइम की बात अगर होती है तो ये फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स टू I इंटू टी। Q की वैल्यू मुझे पता है, I की वैल्यू पता है, तो T की वैल्यू मुझे पता होगी। सो T इक्वल्स टू Q अपन I। Q कितना है? यस, चार्ज कितना दिया है? 2159, ये हम लोगों ने निकाला अभी, 2159.67 कूलम डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। ये होने के बाद इसका कैलकुलेशन करो, दैट वी गेट हियर 719.8 सेकंड। करेक्ट। अगर सेकंड में आंसर लिखना है तो सेकंड में लिखिए, अगर उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करो। डिवाइड बाय 60 अगर करोगे तो इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट्स। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट। तो आपको यहाँ पे टाइम मिल गया और आपको यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड मिल गया, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड। ये हो गया आपके 2। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज how many moles of electrons are required for the reduction of how many moles of electrons are required, number of moles कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, for reduction of 3 moles of zinc to this one, यानी जिंक 2 पॉजिटिव का रिडक्शन होगा तो जिंक में 3 मोल के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और यहां पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू द क्रोमियम, यानी मुझे पहले रिडक्शन रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्यों तो फॉर द रिडक्शन लिखा गया है। तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया, यानी 1 मोल जिंक बराबर है 1 मोल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव रिक्वायर्स हाउ मेनी मोल्स, यानी जब 1 जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स 2 मोल्स, बराबर है। यानी जब 1 मोल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव रिक्वायर्स द 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन,
therefore 3 moles of zinc will require, यानी 1 मोल अगर जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव को 2 मोल्स अगर इलेक्ट्रॉन लगते हैं तो 3 जिंक 2 पॉजिटिव को कितने लगेंगे? सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, बराबर है कि नहीं? देयरफॉर इट इज 6 मोल्स, यानी 6 मोल लगते हैं यहाँ पे. 6 moles of electron that will be required. But we know कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जब होता है so that 1 mole of electron require 1 Faraday of electricity. बराबर है? क्यों? तो हमारा डाटा क्या बोलता है? How many Faradays of electricity will be required? इतना रिडक्शन करवाने के लिए कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है? तो 1 मोल के लिए 1 फैराडे, तो 6 मोल्स के लिए कितने? 6 फैराडे, 6 फैराडेज. सो इट्स वेरी सिंपल, 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हो गया पहला. ये दूसरा क्या होगा भी? क्रोमियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को. यानी क्रोमियम को जब 3 इलेक्ट्रॉन लेके, यानी 1 क्रोमियम का मोल जब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब कहीं जाके एक क्रोमियम का क्रोमियम तैयार होगा. बराबर है? करके हमने क्या बोला? 1 मोल ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर से वही 1 मोल के लिए 1 फैराडे लगता है तो 3 मोल के लिए कितना? तो ये होगा 3 फैराडे. आंसर इज वेरी सिंपल. करके आपको जो पहला आंसर जो मिला कि जिंक को जिंक कन्वर्ट करने के लिए 3 moles of zinc to positive convert into zinc, it requires 6 moles of electrons and 6 Faraday of electricity. While in 3Cr3 positive, chromium 3 positive, when it converts into Cr, it requires the 3 moles of electron and the 3 Faraday of electricity. Okay? ये हो गया आपका आंसर. Next numerical. How much electricity is required in coulomb for the oxidation of? फिर से आपको यहां पे इलेक्ट्रिसिटी निकालना है. डाटा क्या दिया है? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2 एंड 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3. ये होगी रिएक्शन. बराबर है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो हम लोग पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी लिखेंगे H2O2O2. देखिए, वाटर मॉलिक्यूल दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन. अब मैं अगर बैलेंस्ड इक्वेशन अगर लिखता हूं, ऑक्सीडेशन की बात अगर करता हूं, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. बराबर है? यानी अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की बात अगर करूं तो ट्वाइस H2O दैट गिव्स 4 हाइड्रोजन आयन अलोंग विद द ऑक्सीजन with the 4 electrons. There is a removal of 4 electrons. बराबर है? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं, अब मोल रेशियो निकालेंगे. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कितना हो गया? 1. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड कितने हो गए? 4. सो मोल रेशियो क्या होगा? 1/4. बराबर. अब ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल that will produce oxidation of 1 mole of H2O that will produce 1/2 moles of oxygen. होगा कि नहीं? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल 2 मोल्स के लिए कितना होगा? 1/4. तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 1/2. बराबर है कि नहीं? एक ने अगर हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O दैट विल प्रोड्यूस हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन, यानी 2 मोल्स जब होता है तब 1 मोल ऑक्सीजन निकलता है. तो 1 मोल जब वाटर होगा उसका कन्वर्शन कितना होगा? आधा मॉलिक्यूल, 1/2. यानी जब 1 मोल वाटर का ऑक्सीडाइज होगा तब आधा मोल 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. बराबर. फिर हम लोग निकालेंगे कि मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन कितने निकलते भाई. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी लिया है, दैट इज इक्वल टू Q/96
96,500 मल्टीप्लाइड बाय मोल रेशियो, बराबर है। अगर ये फॉर्मूला अगर है तो हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड कितने प्रोड्यूस हो गए भाई, 1/2। हमको ये फॉर्मूला से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, क्यों तो हमको करंट निकालना है। सो 1/2 इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय मोल रेशियो। मोल रेशियो इज द 1/4। तो ये हो गया, और ये होने के बाद हम लोगों ने इक्वेशन को रीअरेंज किया कि Q इक्वल्स टू 4/2 into 96,500. Therefore, so that for the oxidation of water, we get the electricity that is to be required, that is 193,000 coulomb. बराबर है। So therefore, the electricity required for the oxidation of 1 mole of water to oxygen is this much of coulomb. Then the second reaction, FeO का कन्वर्शन किस में हो रहा है, Fe2O3 में। Again this process is the oxidation, that means there should be a removal of electron. अब देखिए भी, ये आपको रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट लिखना आना चाहिए, क्यों तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। जबकि हम लोग मानते हैं कि FeO का कन्वर्शन Fe2O3 में हो रहा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग ये फॉर्मेट में लिखे तो ट्वाइस FeO प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, दैट गिव्स द Fe2O3 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से वही डाटा, मोल रेशियो दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Fe2O3 कितना हो, 1, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। सो 1/2 इज द मोल रेशियो, बराबर है कि नहीं। सो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO विल प्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ Fe2O3। क्यों तो जब 2 मोल होते हैं तब मुझे Fe2O3 का 1 मोल मिलता है। When the 2 moles of oxide, iron oxide, बराबर है कि नहीं, जब 2 मोल होते हैं तब मुझे Fe2O3 1 मिलता है। तो जब 1 मोल FeO का होगा तो मुझे Fe2O3 कितना मिलेगा, आधा, हाफ, करेक्ट। Therefore, moles of Fe2O3 produce 1/2 equals to again the same formula, Q upon 96,500 multiplied by mole ratio. So by substituting the values over here, what we get, Q equals to 96,500, बराबर है। Therefore, for the first oxidation of water to oxygen, we get 193,000 coulomb, and for the second FeO to convert it into the Fe2O3, that quantity of the electricity required 96,500 coulomb. The next numerical is write the cell reaction and calculate the standard potential of the cell. आपको कुछ डाटा दिया है, एक सेल दिया है, निकेल सिंगल वर्टिकल लाइन, निकेल 2 पॉजिटिव, डबल वर्टिकल लाइन Cl नेगेटिव, सिंगल वर्टिकल लाइन Cl2, सिंगल वर्टिकल लाइन प्लैटिनम, बराबर है। एक सेल है, आपको ये सेल से सेल रिएक्शन लिखना है, जबकि पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन और पोटेंशियल ऑफ निकेल दिया गया है, बराबर है। हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कहा जाता है, दैट इज गिवन। अगर वो दिया गया है, इसका मतलब, अब देखिए, जब भी हम लोगों को ये कंसेप्ट होता है तो हम लोगों को ये मानना है, यहां पे वैल्यू ये इस तरीके से, सेल रिएक्शन हमको लिखना है। अब मुझे कन्वेंशंस के बारे में पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, राइट हैंड साइड का जो होता है कैथोड होता है। ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा तो ये क्या पॉजिटिव, निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड अगर होता है तो ऑक्सीडेशन वहां पे होगा, पॉजिटिव अगर होगा तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे मुझे एनोड के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड चाहिए, निकेल पे ऑक्सीडेशन होगा। सो निकेल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द निकेल 2 पॉजिटिव बाय द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये होगी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड द एट कैथोड रिडक्शन हाफ रिएक्शन Cl2 that gains the 2 electron that will be converted into the twice Cl negative.
यानी ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये होगी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड दिस विल बी द नेट सेल रिएक्शन बाय कैंसिलिंग द टर्म्स। कौन सी टर्म्स कैंसिल होती है? ये टर्म कैंसिल होती है, ये टर्म कैंसिल होती है, सो दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड निकेल प्लस Cl2, ऑन द राइट हैंड साइड निकेल 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। ये होगी आपके ओवरऑल सेल रिएक्शन, यानी आपने सेल रिएक्शन लिख लिया, बराबर है। अब हमारा डाटा क्या बोलता है? राइट द सेल रिएक्शन और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये सेल का पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब ये सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? दैट दिस इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट एनोड, बराबर है। ये कौन से टर्म में? रिडक्शन की टर्म में। यानी हम लोगों को पता है कि जब भी कोई वैल्यूज को लेना है तो दैट दीज वैल्यूज दैट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। सो वी आर गेटिंग हियर दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल की जो भी वैल्यूज होंगी। ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज कौन सी, ये कैथोड के ऊपर, कैथोड कौन सा है? Cl2 वाला है, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी है भाई? 1.36 हो गया, माइनस निकेल के ऊपर कौन सी वैल्यू है? माइनस 0.25। सो कैथोड माइनस एनोड, एनोड की वैल्यू कितनी है? माइनस 0. सो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो 1.36 प्लस 0.25 इक्वल्स टू 1.61 वोल्ट। सो दिस इज द वेरी सिंपल आंसर. So the next numerical, calculate the EMF of the following cell at 25 degrees centigrade. Zinc एक सेल दिया गया है, so the cell is given, ये Daniell सेल दिया गया है, zinc dipped into the zinc ion and the copper dipped into the copper ion, बराबर। इसका EMF आपको कैलकुलेट करना है 25 डिग्री पे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर आर गिवन, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट? एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द जिंक पॉट? आप जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख पाते हो या नहीं? रख सकते हो? हाँ या ना, जो भी होगा उसका साइंटिफिक रीजन हमको देना पड़ेगा। चलो हम लोग पहले ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। यहां पे डाटा कौन सा दिया है भाई? ईएमएफ दैट इज व्हाट से, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड द पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये हम लोगों ने लिखा कॉपर का 0.334 और जिंक का माइनस 0.76। रिएक्शन लिखेंगे, सेल दिया है तो सेल रिएक्शन हमको लिखना पड़ेगा। Zinc that will be converted into the zinc 2 positive by the removal of 2 electron, oxidation of reaction. Cu2 positive gains the 2 electron that gets converted into the copper, that is the reduction of reaction. By cancelling these terms that we get here, that is the Zn plus Cu2 positive, that is Zn2 positive plus Cu. यह होगी आपके ओवरऑल सेल रिएक्शन, बराबर है। समझ में आ रही है? ओवरऑल सेल रिएक्शन होने के बाद फिर बाद में हमको ईएमएफ निकालना है। मैं अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ऑफ सेल दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट कैथोड माइनस पोटेंशियल एट एनोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो कैथोड का मतलब कौन सा होगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सा है? कॉपर, बराबर है कि नहीं? राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड कौन सा है? राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है। देखिए यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। सो राइट हैंड साइड कॉपर का इलेक्ट्रोड होने के कारण हम लोगों को अभी ये होगा कैथोड और जिंक वाला होगा एनोड। तो कैथोड का पोटेंशियल दिया गया, जिंक का पोटेंशियल हम लोगों ने यहाँ पे रखा, यहाँ पे माइनस, कैथोड माइनस, एनोड होता है माइनस 0.76। सो माइनस माइनस दैट प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 1.094 वोल्ट। करेक्ट? अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 1.1 वोल्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं? यस। अब हम लोगों को क्या पूछा गया? यहां पे कैलकुलेट द ईएमएफ। अब हमको ईएमएफ निकालना है। अब ईएमएफ ऑफ सेल अगर निकालना है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन
into log of concentration of product to the concentration of reactant. ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ईएमएफ का. सो ई ऑफ सेल हम लोगों ने निकाला 1.1. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन. एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे. सो नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितना होगी? 2. सो दैट इज द एन इक्वल्स टू 2. सो एन इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात होती है तो हम लोगों को यहाँ पे ये रिएक्शंस के अंदर में दिया गया है. ये देखिए रिएक्शन में ये प्रोडक्ट साइड हो गई, ये रिएक्टेंट साइड हो गई. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 दिया है, 0.1 लिखा. डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया है? 0.5. ये हो गया 0.5. ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको वैल्यूज कितनी मिलती है? 1.12 बराबर. ये हो गया इसका आंसर. दैट मींस दिस इज द ईएमएफ ऑफ द कंप्लीट सेल. फिर बाद में हम लोग आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. कि क्या पूछा गया है? कैन यू स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द जिंक पॉट? अब हम लोगों को स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यूज को देखना पड़ेगा. ईएमएफ सीरीज आपको पता है, ईएमएफ की वैल्यू देखेंगे. सिंस द वैल्यू ऑफ द ई सेल फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव, द रिएक्शन इज द स्पॉन्टेनियस. हम लोगों ने ईएमएफ सीरीज की एप्लीकेशंस पढ़ी है. एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कि टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल. तो अगर मुझे पोटेंशियल अगर पॉजिटिव मिलता है तो रिएक्शन कैसे होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. एंड देयरफॉर कॉपर आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक. स्पॉन्टेनियस होने के कारण क्या होगा भाई? ये कॉपर के जो आयंस होंगे वो जिंक को ऑक्सीडाइज करेंगे, करेंगे कि नहीं? And therefore copper sulfate solution cannot be stored in the zinc pot. क्यों? तो वो इतनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी कि वो कॉपर के जो आयंस होंगे वो जिंक को इमीडिएटली ऑक्सीडाइज करने की देखेंगे. समझ में आ रहा है ये? गेटिंग दिस कंसेप्ट? सो कॉपर के दैट आयंस कैन ऑक्सीडाइज द जिंक, हेंस कॉपर सल्फेट कैनॉट बी स्टोर्ड. हमारा कंसेप्ट ये होता है कि वेदर कैन यू स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट? नो, वी कैन नॉट स्टोर द कॉपर सल्फेट इन द जिंक पॉट. क्यों? तो यहाँ पे सेल की जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है पॉजिटिव होती है. एंड देयरफॉर दैट दिस द कॉपर आयन कैन ऑक्सीडाइज द जिंक.